प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों अर्थात परंपराओं का बहुत महत्व है। इन परंपराओं के बिना ब्रिटिश संविधान को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के अलिखित अंश हैं जो उसे व्यावहारिक बनाने का कार्य करते हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था एक ऐसा अस्थिपंजर है जिसमें ये अभिसमय या परंपराएं मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं और संविधान को बदली हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान में इन परंपराओं के महत्व को देखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों या परंपराओं के कितने प्रकार हैं। वैसे तो इन परंपराओं को या अभिसमयों के प्रकारों को गिनती के रूप में या वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करना बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि समय और आवश्यकता के अनुसार ये बदलते रहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ब्रिटिश संविधान में विद्यमान इन अभिसमय और परंपराओं को 4 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। जैसे सम्राट से संबंधित अभिसमय या परंपराएं, संसद से संबंधित अभिसमय या परंपराएं, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय या परंपराएं और राष्ट्रमंडल से संबंधित अभिसमय या परंपराएं। इस तरह से इन 4 उपवर्गों के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में अभिसमय किस प्रकार से हैं। अब सम्राट से संबंधित अभिसमयों या परंपराओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप से सम्राट सर्वे सर्वा है। शासन की समस्त शक्तियाँ सम्राट में निहित हैं, परंतु इन अभिसमय या परंपराओं के द्वारा ही उसे मर्यादित किया गया है और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो सम्राट से संबंधित कुछ ऐसे अभिसमय या परंपराएं हैं जो उसकी शक्ति को मर्यादित करते हैं और लोकतंत्र को व्यावहारिक बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन सम्राट किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से इस पद पर नियुक्त नहीं कर सकता है। इसके लिए परंपरा बनी हुई है कि लोक सदन अर्थात कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। दूसरा अभिसमय है सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा या उसकी बैठकों में भाग नहीं लेगा। संसद द्वारा पारित विधेयक पर वह वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। सम्राट द्वारा लोक सदन को भंग करने का कार्य प्रधानमंत्री के परामर्श से ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो हम इस तरह से देखते हैं कि जो सम्राट से संबंधित जो अभिसमय या परंपराएं हैं, उन परंपराओं के द्वारा वहाँ निरंकुश राजतंत्र को संवैधानिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने का कार्य किया गया है। यदि सम्राट के द्वारा इन अभिसमय या परंपराओं का पालन नहीं किया जाता तो आज भी वहाँ निरंकुश राजतंत्र विद्यमान होगा। दूसरा संसद से संबंधित अभिसमय या परंपराएं हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ अभिसमय या परंपराएं वहाँ विकसित हुई हैं। जैसे संसद का अधिवेशन कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगा, यानी कम से कम वर्ष में संसद का अधिवेशन एक बार आयोजित करना अनिवार्य है। दूसरा, लॉर्ड सभा जब अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करे तब कानूनी लॉर्डों का उसमें भाग लेना आवश्यक है।
ब्रिटिश संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा या लोक सदन। लॉर्ड सभा उच्च सदन है और उसमें विभिन्न श्रेणी के सदस्य होते हैं, जिसमें कानूनी या लॉ लॉर्ड्स भी होते हैं। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि लॉर्ड सभा जब भी अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करे तो उसमें कानूनी लड़ाई का भाग लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। स्पीकर निर्दलीय होगा तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा। ब्रिटेन में कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से जाना जाता है और उसके बारे में ये प्रावधान किया गया है कि स्पीकर नियुक्त होने के बाद वो अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है और निर्दलीय सदस्य के भांति वो उसका अध्यक्ष बनता है। और ये परंपराएं विकसित हो गई हैं कि जब कभी वो अपने मत का प्रयोग सामान्यतया संसद के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में नहीं करता है और जब भी आवश्यकता पड़े निर्णायक मत के प्रयोग करने की, तो ये परंपरा है कि वो अपने मत का इस तरह से प्रयोग करे जिससे सदन स्वयं निर्णय ले सके। सदन द्वारा पारित किए जाने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक हैं। तो ये वहाँ व्यवस्था की गई है कि कोई भी कानून बनने से पहले विधेयक के 3 वाचन का होना आवश्यक किया गया है। और एक परंपरा ये है कि जो धन विधेयक होता है अर्थात वित्त विधेयक होता है वो सबसे पहले लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा, कॉमन सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाए कॉमन सभा अर्थात लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लॉर्ड सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तीसरा है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं या अभिसमय। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं हैं और जैसे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है कि कॉमन सभा में जिस दल के नेता को बहुमत प्राप्त होगा उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। तीसरा है प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। ब्रिटेन में एक संवैधानिक परंपरा बन गई है कि जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जाएगी वो केवल लोक सदन या कॉमन सभा का ही सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सभी एक साथ तैरते हैं, सभी एक साथ डूबते हैं। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ परंपराएं अभी समय थे। राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व के विभिन्न भागों में उसका साम्राज्य था और जो उसके उपनिवेश थे वो राष्ट्रमंडल के सदस्य बनते थे। तो इस राष्ट्रमंडल से संबंधित कुछ परंपराएं वहाँ विकसित हुई हैं कि राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का उद्घाटन राजा या रानी करेंगे। किसी उपनिवेश से संबंधित कानून संसद द्वारा तभी बनाया जाएगा जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाए और राष्ट्रमंडल से संबंधित विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो हमने ये ब्रिटिश संविधान से संबंधित कुछ या प्रमुख जो अभिसमय हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान में इन परंपराओं या अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है।